क्लास 10th की पॉलिटी पढ़ने में डिफिकल्ट लगती है, इसलिए आज से हम इसके नोट्स कवर करते हैं जो आपकी बोर्ड्स एंड यूपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनका रिवीजन आप हमारे इंस्टाग्राम पेज स्टडीफाई से डिटेल में कर सकते हैं। सो विदाउट कटिंग एनी फर्दर डिले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 10th के चैप्टर 1 का नेम है सत्ता की साझेदारी। अब पूरा चैप्टर कवर करने से पहले इसका मीनिंग समझ लो ताकि कुछ भी रटना नहीं पड़े। इसका मतलब समझ गए तो पूरा चैप्टर आपको इजीली कवर हो जाएगा। तो सत्ता की साझेदारी यानी समाज में शांति बनाए रखने के लिए समझदारी से जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। यानी सत्ता के अंदर जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है उससे जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो कहलाता है सत्ता की साझेदारी। नाउ क्लियर। अब चैप्टर का इंट्रो देखते हैं। तो इस इंट्रो से आपको ये समझ में आएगा कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। चलिए देखते हैं। इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। यानी क्लास 9th में हमने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा था। अब आगे के डिटेल्स इस वाले चैप्टर में हम जानेंगे, इस वाली बुक के अंदर हम जानेंगे। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। क्या आपने देखा है किसी एक व्यक्ति के पास सारी ताकत है? नहीं, काफ़ी सारी सत्ता के अंदर वो जो भी पावर होती है वो डिवाइड होती है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। यानी जो स्टार्टिंग चैप्टर है उसमें क्या देखेंगे हम? सत्ता के बंटवारे के बारे में। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लोकतंत्र का स्ट्रक्चर कैसे था चलिए हम जानेंगे इस चैप्टर में। और ये 2 घटनाएं बताएगी आपको कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं। इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। यानी इस चैप्टर फर्स्ट में आपको जानने मिलेगा कि यह सत्ता का बंटवारा आखिर होता क्यों है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत करेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरीज हम पढ़ेंगे। तो बेल्जियम के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। नोट करते जाना ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको इनके नोट्स भी कवर करा दूंगी वीडियो के एंड में, जिससे आपको कुछ भी ना छूटे। ठीक है, तो चलिए क्षेत्रफल की मतलब दृष्टि से देखें तो ये जो देश है ये हरियाणा राज्य से भी छोटा है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना छोटा होगा। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती हैं। तो बेल्जियम की जो बॉर्डर है वो किस किस से लगती है? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग। इसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से भी आधी। यानी हरियाणा की आबादी इसकी 2 गुनी है। इस छोटे से देश में समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है। देखो जातीय बुनावट क्या है, इसमें अलग अलग संस्कृतियाँ हैं। देखो मैं यहाँ पर आपको बता दूं जातीय होता क्या है। ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है। यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। जरूरी नहीं कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म को मानने वाले हो या उनकी राष्ट्रीयता एक हो। क्या आप भारत में सेम कैटेगरी के लोग देख सकते हैं? यहाँ पर अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, सभी अलग अलग भगवान को मानते हैं। इसी तरह बेल्जियम में भी ये सेम सिस्टम है कि वहाँ अलग अलग जाति के लोग हैं। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? डच। शेष 40% जो लोग हैं वो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि ज़्यादा कौन डच बोल रहा है। ठीक है, शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। यानी 59% लोग जो क्या बोलते हैं? डच। 40 बोलते हैं फ्रेंच और जो 1% बचते हैं वो बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज। राजधानी है इसकी ब्रुसेल। ब्रुसेल के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। अब ठीक है, आगे दिया है अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। यानी जो फ्रेंच भाषा के लोग हैं वो ज़्यादा समृद्ध यानी जिनके पास ज़्यादा पैसा है और वो ज़्यादा ताकतवर है।
बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। यानी बाद में क्या होता है, आर्थिक विकास और शिक्षा के लाभ को देखते हुए जो डच भाषा के लोग होते हैं वो इस स्थिति से नाराज थे, क्योंकि जो फ्रेंच भाषा के लोग थे वो ज़्यादा समृद्ध थे। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदाय के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल में दिखा। यानी ब्रुसेल क्या थी, जो इसकी कैपिटल है बेल्जियम की। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत थे। ठीक है, यानी उनकी संख्या ज़्यादा है पर समृद्ध लोग कौन है, फ्रेंच बोलने वाले। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। यानी अब एक और देश बीच में आता है, वो है श्रीलंका। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा की आबादी के बराबर। और हरियाणा की आधी आबादी कौन है, ये बेल्जियम। गॉट इट। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूहों के लोग हैं, यानी यहाँ भी अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। सबसे ज़्यादा कौन है यहाँ, सिंहली। ठीक है, फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। तमिलों में भी 2 समूह हैं, एक तो है श्रीलंकाई मूल के तमिल और दूसरा कौन है, हिंदुस्तानी तमिल। और हिंदुस्तानी तमिल क्या है, जो औपनिवेशिक शासन काल में बगानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। यानी औपनिवेशिक शासन काल क्या था, जब अंग्रेज शासन करते थे हमारे ऊपर, तब ये लोग क्या थे, बगानों में काम करते थे और भारत से ये लाए गए थे यहाँ पर, इसलिए ये खुद को वहाँ की संतान मानते हैं। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो आप पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोग कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान हैं। यानी आप देख सकते हैं जो तमिल लोग हैं उनके अंदर भी डिफरेंसेस है, बाकी की तो बाद में बात करेंगे। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। यानी यहाँ पर अल्पसंख्यक लोगों की बात ही नहीं मानी जा रही है। पर अगर बेल्जियम की बात करें, बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले ज़्यादा लोग थे, फिर भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। चलती किसकी थी, फ्रेंच वालों की। फ्रेंच वाले ज़्यादा समृद्ध थे, है ना। उनके बीच की लड़ाई और बढ़ती जाती। संभव था इससे देश बढ़ जाता और ब्रुसेल पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए अब देखें कि असल में दोनों देशों में क्या हुआ। इन इजी लैंग्वेज बताऊं तो इनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इनको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ये इनके बीच में किस तरीके से अनबन होगी, सब कुछ आगे जानते हैं। फिर आगे दिया है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। नोट कर लेना इस चीज को। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। देखो, बहुसंख्यकवाद का मतलब दे रखा है ये मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है, यानी उनकी संख्या ज़्यादा है, तो वो अपने मन चाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है। यानी अल्पसंख्यक जो कम संख्या में है, बहुसंख्यक जो ज़्यादा संख्या में है। अब आगे दिया है 1956 में एक कानून यानी एक लॉ बनाया गया, जिसके तहत क्या होता है, तमिल को दरकिनार करके, ठीक है, सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। यानी तमिल लैंग्वेज जो लोग अब बोलते हैं उनके ऊपर भी कौन सी, सिंहली लैंग्वेज थोप दी जाएगी। अब आप देखना, विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहली को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। आपने क्या देखा, मैंने इजीली बताया, बहुसंख्यक जो भी बोलेंगे वो ये बात मान लेंगे। तो सिंहलियों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए
तमिल भाषा को दबा दिया गया। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। यानी अब आप देख सकते हैं, अगर वहाँ के जो लैंग्वेज बोलते हैं लोग, अगर उनको बिल्कुल ही उनकी लैंग्वेज नहीं बोलने दी जाएगी, अगर मैं आपके हिसाब से बताती हूँ, मैं अगर आपको हिंदी आती है, ठीक है, अगर पूरे ही भारत में इंग्लिश चलने लग जाए, कहीं पर भी हिंदी का यूज़ नहीं हो, आपके स्कूल जाते हो वहाँ पर भी हिंदी बिल्कुल तरीके से बंद कर दी जाए, तो आप क्या करोगे? आपके लिए तो वो लैंग्वेज नहीं है, भले वो लैंग्वेज है, ठीक है, पर आपको तो नहीं आती है ना, तो आप कुछ समझ भी नहीं पाओगे। तो वैसा ही इन तमिल लैंग्वेज वालों के साथ हो रहा था, वहाँ पर सिहिली भाषा थोप दी गई थी। तो इससे क्या है, वो लोग के अंदर काफ़ी सारा एक तरीके से वो इस चीज़ के खिलाफ हो गए थे। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिहिलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं, नौकरियां और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है। अब उनको अगर सिहिली लैंग्वेज ही नहीं आती तो फिर वो जॉब कैसे लेंगे, और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है, यानी उनके जो भी राइट्स हैं उन सबको समाप्त करा जा रहा है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिहिली समुदायों के संबंध बिगड़ते चले गए। अब लोग क्या है, आपस में उनके जो भी रिलेशन है वो खराब हो गए। अब आपने जो भी आगे पढ़ा श्रीलंका के बारे में, इसको एक छोटे से मैप के थ्रू समझ लो। ये श्रीलंका का मैप है, ठीक है, यानी उसका नक्शा, और यहाँ पर जो भी पीला वाला पार्ट है ये बोलते हैं लोग सिहिली लैंग्वेज, ठीक है। अब श्रीलंकाई तमिल कौन सी, ये ऑरेंज वाले जो हैं ये श्रीलंकाई तमिल, यानी ये तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। इनके ऊपर ये सिहिली भाषा थोप दी गई थी। भारतवंशी तमिल ये इस वाले कॉफ़ी कलर के पार्ट में है, और जो आपको ये वाला दिख रहा है पार्ट लाइन वाला, ये मुस्लिम है। ओके, गॉट इट। तो सबसे ज़्यादा आपको कौन दिख रहा है, येलो वाला पार्ट, यानी सिहिली सबसे ज़्यादा थे। अब नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। इस पर आप देखते हैं कि जो भी अलग अलग भाषा बोलने वाले थे इनके बीच में अब टकराव कैसे होंगे। आगे दिया है, श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीति पार्टियां बना ली और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। इन्होंने क्या किया, अपनी एक पार्टी बना ली जिसमें उनका उद्देश्य था कि इस तमिल को अपनी राजभाषा बनाना है, अपनी अच्छी शिक्षा पानी है और अच्छा रोजगार लेना है, यानी हमें भी समृद्ध होना है। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया, यानी उनकी जो भी डिमांड्स थी वो सिहिलियों के द्वारा या वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरीके से नकारी गई। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल यानी इलम, इलम यानी क्या होता है, सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। क्या होता है, 1980 के टाइम में क्या होता है, जो उत्तर पूर्वी श्रीलंका है उसमें तमिल सरकार बनाने के लिए काफ़ी सारी मांगे सामने आई। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। दो समुदाय, एक सिहिली था एक तमिल था। अब इनके बीच में क्या होता है, जैसे कि अगर क्या होता है, जो भी एक राष्ट्र है उसके अंदर अगर अलग अलग लोग लड़ाई करते हैं अलग अलग धर्मों के, तो उस तरीके की लड़ाई को गृह युद्ध कहा जाता है। तो यहाँ पर यही आया, यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ। यानी एक देश के, एक राष्ट्र के बीच में अगर सब अलग अलग जातियों के लोग आपस में लड़ेंगे तो उसको गृह युद्ध कहा जाएगा। अगर आपके घर में, ठीक है, एक घर है, उसके अंदर आपके पापा है, मम्मी है, आप हो, आपके दादा दादी है, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, तो ये लोग अगर आपस में सब लड़ने लग गए तो एक तरीके से ये क्या हो गया, एक घर के अंदर इतने लोग लड़ रहे तो इसको गृह युद्ध का नाम दिया जाएगा। तो उसी तरह अगर देश की बात करें तो देश में अगर अलग अलग राजनीति जो भी समूह है, जो भी जाति के लोग हैं वो लड़ेंगे तो उसको गृह युद्ध कहा जाएगा। तो इसी तरीके से श्रीलंका में हो रहा था। आगे दिया है, परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए, यानी वो क्या है, अपना परिवार छोड़कर दूर भाग गए, जिससे अब उनके पास ना घर था, वो एक शरणार्थी बन गए। इससे भी कई गुना ज्यादा लोगों की तो रोजी रोटी चौपट हो गई। आपने पढ़ा है कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियां पैदा हुई। 2009 में इस गृह युद्ध का अंत होता है। अब 2009 का टाइम जब आया तब क्या हुआ, यह गृह युद्ध पूरी तरीके से समाप्त हो गया।
अब आती है बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया, यानी ये नहीं चाहते थे कि श्रीलंका जैसा अपना भी हाल हो जाए। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया, यानी जो भी अलग अलग धर्म है, जो भी अलग अलग संस्कृति है, उन्होंने सभी को एक्सेप्ट किया। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो, यानी वो अकेला है, ठीक है, या उसका धर्म दूसरे धर्म से अलग है और उसको वो राइट्स नहीं मिलते जो दूसरे को मिलते हैं, ठीक है। तो इस वाली फीलिंग को न लाने के लिए संविधान में 4 संशोधन किए गए और सभी मिलजुल कर रह सके, ऐसे कुछ संशोधन किए गए। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वो बहुत ही कल्पनाशील थी तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित है, यानी उसके संविधान में क्या था। देखो, तो संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। यहाँ समझ में आ गया, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। देखो, उन्होंने क्या किया, अब केंद्रीय सरकार में जो भी व्यक्ति है, ठीक है, तो डच भाषा के जितने लोग हैं उतने ही फ्रेंच भाषा के लोग हैं। इक्वलिटी आ गई, ठीक है। अब आगे दिया है, कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के संसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते, यानी अगर दोनों भाषा के लोग होंगे उसमें, तो दोनों अपनी राय रखेंगे और उसके हिसाब से कोई भी रिजल्ट बाहर निकल के आएगा। अगर एक रूम में मान लो बीजेपी के वालों की संख्या ज़्यादा है, कांग्रेस वालों की संख्या कम है, तो बात किसकी मानी जाएगी, बीजेपी वालों की, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है। इसलिए इक्वलिटी को लाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया कि जितने डच थे उतने ही फ्रेंच वाले, तो इक्वलिटी आ गई। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। अब ब्रुसेल में अलग सरकारें और इनमें 2 समुदाय, यानी दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। गॉट इट। आगे दिया है, फिर चौथा वाला पॉइंट आता है कि केंद्रीय और राज्यों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी केंद्र और राज्य के अलावा एक और तीसरी सरकार है। कौन है, सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग, चाहे वे जहाँ भी रहते हो, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने के अधिकार है। आगे दिया है, आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, यानी आपने जो भी पॉइंट्स पढ़े ये थोड़े बहुत डिफिकल्ट लग सकते हैं कि इसका इम्प्लीमेंट कैसे होगा, पर निश्चित रूप से यह जटिल है भी, खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी, ठीक है। पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही, यानी ये जो भी मॉडल संविधान बनाए गए वहाँ के, ये काफ़ी पॉजिटिव रहे, इनके जो रिजल्ट थे वो भी अच्छे निकले। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आकांक्षाओं पर विराम लग गया, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बढ़ गया होता। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल को उसका मुख्यालय चुना गया। अब देखो, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, मतलब जो बेल्जियम की स्थिति क्या थी और श्रीलंका की स्थिति क्या थी। बेल्जियम के लोग काफ़ी समझदार थे, उन्होंने इस वाली स्थिति को नहीं आने दिया कि गृह युद्ध जैसी स्थिति यहाँ पर पैदा हो। आगे दिया है, बेल्जियम और श्रीलंका के इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अब बताओ आप। दोनों ही देश लोकतांत्रिक है, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की, यानी ये दोनों ही लोकतंत्र थे। लोकतंत्र क्या होता है, जहाँ पर जनता अपना शासक स्वयं चुनती है, उसको लोकतंत्र देश बोला जाता है। तो अगर जनता अपना शासक खुद चुन रही थी, फिर भी उस देश के अंदर इतनी सारी समस्याएं हो रही थी, तो क्या मतलब, तो इससे क्या मतलब होता है, सत्ता में अगर समझदारी है, समझदारी से अगर सरकार डिसीजन लेती है, तो ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने मिलती गृह युद्ध जैसी। गॉट इट। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं को आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। अगर सबके संस्कृति का सम्मान किया जाएगा, सभी के धर्म का सम्मान किया जाएगा, तो कोई भी गलत स्थिति पैदा नहीं हो सकती। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा
रास्ता अपनाया गया। इससे पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने का और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। यानी दोनों का एग्जाम्पल देखकर हमें बस यही बताया कि सत्ता की साझेदारी कितनी जरूरी है। गॉट इट? काफी इजी लैंग्वेज में हमने इसको समझा। अब आगे का पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पेज पर दिया है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। अब ये तो आप भी बता सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है। आगे हमने देखा कि उससे क्या क्या समस्याएं पैदा हो रही थी। यहाँ पर दिया है इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय यानी जिनकी संख्या ज्यादा है, बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। यानी जिनकी संख्या ज्यादा है उनकी बात मानना एक तरीके से अभी सही लग सकता है, पर आगे जाकर ये किस तरीके से देश को तोड़ सकता है इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। समझ में आ गया? यानी जिनकी संख्या ज्यादा है, अगर अभी प्रेजेंट टाइम का सोच के सारे राइट्स उनको दे दोगे, अल्पसंख्यक का कुछ भी नहीं सोचोगे, तो कहीं ना कहीं यह बहुसंख्यक के लिए भी खतरा ही है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है और वह बात कहीं ज्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल सत्ता की आत्मा है। यानी सत्ता की साझेदारी यानी गवर्नमेंट के अंदर अंडरस्टैंडिंग दरअसल लोकतंत्र की ये एक आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहे। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। ठीक है, आगे दिया है इन दो तर्कों में से एक ही को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक क्या है, मतलब दे रखा होगा। युक्तिपरक क्या होता है? हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला युक्तिपरक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों तर्कों में से हम सिर्फ एक को युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है। यानी युक्तिपरक क्या है, लाभ देगा, और जो नैतिक तर्क है वो सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। गॉट इट? अब यहाँ पर एक जो डायग्राम दिया है ये जर्मन इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। इसमें आप देख सकते हैं बाईं तरफ अंकित कार्टून में जर्मनी की एक समस्या का संकेत किया गया है। यानी ये जो डायग्राम बनाया गया है इसमें आप जर्मनी की एक समस्या के बारे में देखेंगे। वहाँ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नामक दो बड़ी पार्टियों का गठबंधन सरकार है। गठबंधन सरकार यानी जो आपस में मिलकर काम करती है। इस तरीके से ऐतिहासिक रूप से ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी रही। यानी पहले ऐतिहासिक रूप की बात करें तो ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी रही, यानी इनके अंदर कॉम्पिटिशन रहा है। सन 2005 के चुनावों में इन दोनों में से किसी एक को अपने बूते सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला, इसलिए इन्हें गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। दोनों दल विभिन्न नीतिगत मामलों पर अलग अलग पक्ष लेते हैं, फिर भी वहां साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। जर्मनी की संसद के बारे में जानकारी के लिए आप ये जो वेबसाइट दे रखी है इस पे और भी देख सकते हैं, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये बस समझाने के लिए था। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं खलील की उलझन। देखो ये एक स्टोरी है, इसको इमेजिन करना मजा आएगा। जैसा कि होता आया है, इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में मोटरसाइकिल चलाई जा रहा था और बेताल जो है वो उसकी पीठ पर बैठा था। हमेशा की तरह इस बार भी यह सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद ना आ जाए, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। कहानी कुछ इस प्रकार थी। अब बेताल ने विक्रम को क्या कहानी सुनाई, चलिए हम भी जानते हैं। बेरुत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे और माँ सुन्नी मुसलमान।
आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात नहीं थी। यानी जो अभी का टाइम है उसके अंदर अगर अलग अलग कास्ट के लोग शादी कर लेंगे तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे। वे साथ रहते थे, मेल जोल होता था, पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। यानी जब गृह युद्ध जैसी समस्या पैदा होती तो जो लोग ये साथ रहते थे अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्म के, वो गृह युद्ध होने के टाइम लड़ने भी लग जाते थे। खलील का एक चाचा ऐसी ही लड़ाई में मारा गया था। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मेरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। यानी ये जो भी नियम बने उसमें क्या था, जो राष्ट्रपति है वो मेरोनाइट पंथ का बनेगा, ठीक है, कैथोलिक कोई, और फिर जो है प्रधानमंत्री है वो सुन्नी मुसलमान बनेगा और जो उप प्रधानमंत्री है वो बनेगा ऑर्थोडॉक्स। और अगर बात करें संसद के अध्यक्ष की तो वो पद मिलेगा शिया मुसलमान को। इस समझौते के अनुसार आगे के ईसाई फ्रांस के संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए, पर दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे थे। खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती थी। अब क्या होता है जानते, वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले लोकप्रिय व्यक्ति हैं, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वो सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता। वह न तो माँ के धर्म को मानता है और न ही अपने पिता के। यानी उसकी माँ थी मुसलमान और पिता था ऑर्थोडॉक्स ईसाई, ठीक है, यानी ईसाई था। असल में वो चाहता ही नहीं कि उसे किसी एक धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता। यानी वो ये समझ नहीं पाता था कि जो लेबनान है वो अलग जो देश है, जिस तरीके से देश चल रहे हैं, अपना भारत चल रहा है, वो इस तरीके से वो देश या वो जगह उस तरीके से क्यों नहीं चलती। यहाँ पर उसका ये मानना था कि हर किसी को, यानी उसका कहना था कि सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वो राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह किसी भी समुदाय का हो। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा उनका कहना था कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई थी कि वे टीवी टावर के पास पहुंच गए। वहां वे रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा। अब बेताल विक्रम से पूछ रहा है कि अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? क्या आप पुरानी व्यवस्था ही चलने देते या आप कुछ नया करते? यानी बेताल विक्रम से अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि अगर तुम्हें फिर से वहाँ की शासन व्यवस्था लिखने का अधिकार मिल जाए तो तुम क्या करते? क्या तुम इसी तरीके से लिखते हैं कि किसी एक समुदाय को राष्ट्रपति बनाया जाएगा, इस वाले धर्म को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, इसको उप प्रधानमंत्री, इसको संसद का अध्यक्ष, तो इसी तरीके से तुम व्यवस्था बनाते या इसमें कुछ चेंज करते? बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूला। बेताल क्या बोलते हैं वापस से विक्रम को कि अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या आप बेचारे विक्रम को बेताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं? क्या आप इस विक्रम की हेल्प करेंगे इसका आंसर देने में? चलिए बताइए। आगे दिया है सत्ता की साझेदारी के रूप, ठीक है। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसला लेने और उन्हें लागू करना असंभव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन के संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। इसीलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी बनाया जाए।
यानी सत्ता का विभाजन क्यों किया जाता है, अलग अलग ये जो भी कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ये अलग अलग क्यों बनाई जाती है। सिर्फ एक ही इंसान को रखा जा सकता है ना कि वो पूरा शासन चलाए, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या है, सत्ता का विभाजन इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई भी रिजल्ट मिले तो वो सभी के पक्ष में मिले। समझ में आ गया, इस चैप्टर का यही मतलब है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर गौर करें। बस ये लास्ट पेज और बचा है, इसके बाद में आपके नोट्स भी मैं कवर करवा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर दिया है पहला, शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। जो बात मैंने आपको बताई कि सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी होता है, क्योंकि जो भी रिजल्ट आएगा वो सभी के पक्ष में आएगा। तो इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा है। इससे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता, यानी किसी एक व्यक्ति को सारे राइट्स नहीं दिए। इसमें सत्ता का बंटवारा किया गया जिससे कोई भी रिजल्ट आए वो सभी के पक्ष में आए। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में आप 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। ठीक है, इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। गॉट इट। सेकेंड है, सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर के सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। यानी आपने देखा, केंद्र सरकार अलग होती है, राज्य सरकार अलग होती है। केंद्र सरकार पूरे देश को चलाती है और राज्य सरकार क्या है, राज्य को चलाती है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, और अगर यूपी राज्य की बात करें तो वहाँ का मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। तो इस तरीके से सभी राज्यों में अलग अलग मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं ताकि वहाँ के राज्य को वही अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है। अगर किसी एक व्यक्ति को ही सारे राज्यों को संभालने की जिम्मेदारी दे दी जाए तो फिर ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं है, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहाँ के संविधान में इस बात को स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में तो यह काम हुआ है, पर श्रीलंका में नहीं हुआ है। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। यानी नगर पालिका और पंचायत की बात करें तो कोई भी, अगर आप तहसील वगैरह की बात करोगे तो उसमें एमएलए या विधायक होता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है इसको। और गाँवों की बात करें तो गाँव में पंचायत यानी पंचायत होती है, पंचायत में सरपंच बनता है। तो ठीक है, इनके बीच में भी ऐसे ही कुछ सुलह होते होंगे। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। हमने क्या देखा था, वहाँ पर 3 सरकारें थी, जिसमें तीसरी सरकार कौन थी, सामुदायिक सरकार। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझने लगे। यानी सभी मतलब जितने भी अलग अलग जाति के लोग हैं सभी को इक्वल किया जाए। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाए। यानी जिनकी संख्या कम है उसको भी सत्ता में ऐसी ही इक्वलिटी दी जानी चाहिए। सामाजिक विधायकों को शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीकों पर हम इकाई 2 में इसकी चर्चा करेंगे। सामाजिक विविधताओं को शासन में
भागीदारी देने के अलग अलग तरीकों पर हम इकाई 2 में चर्चा करेंगे। अब लास्ट पॉइंट की बात करें, इसमें दिया है सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के समूह में उपलब्ध होता है। यानी जैसे हमारे भारत की बात करें तो यहाँ पर आपको अलग अलग पार्टियां देखने मिलती है। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंदिता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। यानी सिर्फ एक ही पार्टी हमेशा जीतती रहे ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना फिर क्या है, तानाशाही कायम होने लग जाएगा। यानी हर बार एक ही पार्टी जीतती रहेगी तो फिर उनको ये लगने लग जाएगा कि अब हमसे आगे तो कोई है ही नहीं, तो हम जैसा शासन करेंगे और जनता को जैसा ट्रीट करेंगे अब जनता हमारे अकॉर्डिंग चलेगी। तो ऐसा है, यहाँ पर यही दिया है कि पार्टियों को यह आपसी प्रतिद्वंदिता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। गॉट इट? एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ में आती जाती रहती है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि 2 या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। यानी बहुत सारा गठबंधन हो जाता है। अगर 2 सरकार एक साथ मिल जाती हैं, 2 पार्टियां एक साथ मिल जाती हैं, तो जो ज़्यादा लोग जिस चीज़ में फेवर करेंगे वो वाली सरकार फिर जीत जाएगी। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हितों समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। यानी जब चुनाव होते हैं तो उसमें जो उद्योगपति हैं, जो व्यापारी हैं, जो किसान हैं, वो भी आगे पार्टिसिपेट करते हैं। सरकार के विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। इकाई 3 में हम राजनीतिक दल, दबाव समूह और राजनीतिक आंदोलन की कार्य प्रणाली पर गौर करेंगे। तो ओवरऑल इस चैप्टर का मीनिंग ये निकला कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है और सत्ता के बीच बंटवारा क्यों जरूरी है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इसके नोट्स भी कवर करवाऊंगी। तो चलिए, सत्ता की साझेदारी तो ये है क्या? तो समाज में शांति बनाए रखने के लिए समझदारी से जो डिसीजन लिए जाते हैं उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट है बेल्जियम और श्रीलंका दोनों के बारे में हम जानेंगे। तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है और क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग के लगती हैं और इसकी आबादी जो है वो हरियाणा की आबादी से भी आधी है। अब बात करें श्रीलंका की, तो यह देश श्रीलंका तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो 1948 में एक स्वतंत्र देश बना और इसकी जो आबादी है वो हरियाणा की आबादी के बराबर है, यानी 2 करोड़। ठीक है, और इसकी आधी आबादी किसकी थी? बेल्जियम की। अब बात आता है इलम। इलम क्या होता है? तो इलम एक वर्ड होता है तमिल भाषा का जिसका अर्थ होता है सरकार। गृह युद्ध की बात करें तो जब किसी एक ही राष्ट्र में अलग अलग समूहों के बीच युद्ध होता है तो उसे गृह युद्ध कहा जाता है। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों होती है? तो समाज में शांति बनाए रखने के लिए और विभिन्न सामाजिक समूहों में टकराव कम करने के लिए सत्ता के साझेदारी की जरूरत होती है और ये साझेदारी हमें आतंक से भी बचाती है। तो आई होप इसके नोट्स आप हमारे इंस्टाग्राम रील से भी कवर कर सकते थे, पर मैंने आपको साथ ही साथ इसके कवर करवा दिए। तो कैसा लगा आपको चैप्टर कमेंट में ज़रूर बताना। एंड इसके सेकंड चैप्टर को हम जल्दी ही कवर करेंगे। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करना और आपका फीडबैक कमेंट में ज़रूर देना कि आपको मेरा पढ़ाई हुआ कैसा लगता है। साथ में अगर आप इनके नोट्स परचेज भी करना चाहते हैं, बाई चांस अगर आप PDF पढ़ना चाहते हो, तो इस टेलीग्राम यूजर नेम roxin4311 से कांटेक्ट करके आप ये नोट्स ले सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं स्टडीफाई में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।